जय हिंद जय बिहार। देखिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये क्या बताऊं, 8, 9, 10, 11, 12 जहाँ तक कहेंगे वो कम है। ये सबसे बड़ा चीज है कि आज हम किसी समस्या पर प्रकाश डाल रहे हैं और इन समस्याओं का संबंध सीधा हमारे देश के नवयुवकों से है, युवा पीढ़ियों से है और सबसे है। हमारे देश के अंदर जो कुछ समस्याएं उनमें प्रमुख हैं औद्योगिक पिछड़ेपन, जनसंख्या, बेरोजगारी, इन सब चीज बहुत अहम है, पर्यावरण प्रदूषण। तो आज हम सिर्फ एक पहलू पर नजर डाल रहे हैं और इससे हम व्याख्या करने का प्रयास कर रहे हैं। आपका सवाल है, भारत में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण एवं निवारण बताएं, यानी निदान बताएं। भारत में, हमारे देश के अंदर उद्योग धंधा पिछड़ा हुआ है, क्यों, क्या कारण है? सभी देश में उद्योग धंधा विकसित है, विकासशील है, पर हमारे देश में तो भी लग रहा है मालूम चल रहा है, अभी चलने वाला है। तो इस तरह से देश की बढ़ रही जनसंख्या का समाधान हम कैसे कर पाएंगे, कितने हाथों को रोजगार दे पाएंगे, क्या कारण है कि हमारे देश में उद्योग धंधे पिछड़े हुए? आइए इस पर हम एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न आएगा, भारत में उद्योग पिछड़ेपन के कारण एवं निवारण बताएं। ये मेरा प्रश्न हो गया। तो हम जैसे ही बताते हैं कॉपी लिखने का एक तरीका, एक बहुत बेहतरीन तरीका से देखिए। ये प्रश्न तो हम आपको दे दिए, भारत में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण एवं निवारण बताएं। तो ये लिखेंगे यहाँ पे, प्रश्न संख्या मेरा 1 हुआ, ठीक है। और भारत में लिख करके देखिए, क्वेश्चन सब मेरा दे चुके हैं। अब हम लिखने का एक तरीका बता रहे हैं जो बहुत बेहतर होगा। अब हम अपने तरफ से बेहतर करें, जो हमें पढ़ाया गया, हमें बताया गया, जो चीज होता है आप टॉप 10 का कॉपी निकाल के देख सकते हैं, आईएएस बीपीएस कंपटीशन का भी कॉपी निकाल के आप देख सकते हैं। आजकल तो नेट का जमाना हो गया, जब हम लोग पढ़ते थे तो कोई चीज पता नहीं चलता था, लेकिन आज सभी चीजें मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, आपके सुनने से कुछ नहीं होगा। आप सच्चाई को पर्दाफाश हम कर रहे हैं, आप सच्चाई की तरफ नजर डालिए और देखिए सच क्या है, आपको सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि आज कॉपी प्रिंट मिलता है, एक से एक लिखने वाले हैं, एक से एक एक्सपर्ट है, लेकिन हम घर में बैठे हुए मेढक के कुएं की तरह टाई टाई करते हैं। लेकिन जब बाहर दुनिया में नजर डालते हैं तो मालूम पड़ता है कि बहुत सारा कुछ बिछड़ा हुआ है, बहुत सारा कुछ छुटा हुआ है। तो चलिए, भारत में हम ऐसे लिखते हैं, प्रश्न संख्या 1, जब हम कॉपी लिखते हैं जिस तरह बता रहे हैं आपको, भारत में प्रश्न संख्या 1, भारत में औद्योगिक पिछड़ेपन। अब यहां से हम नहीं, मेरे पास समय है तो यहां पे हम इसे हटा देंगे, या एक आध 2 वर्ड ले लेंगे, ठीक है। और ये देखिए क्या करेंगे यहां से, अब ये भारत में औद्योगिक पिछड़ेपन, ये इसे भी हटा सकते थे, भारत में औद्योगिक। चलिए अब एग्जामिनर ये समझ जाएगा कि क्या है ये। इसे आप देखते हैं कहीं भी फॉर्म वगैरह भरते हैं तो ऐसा लाइन दिया हुआ रहता है, इसको लोप लाइन कहते हैं। ये देखिए, अब मेरा प्रश्न है यहाँ पे बताएं, ये फुल स्टॉप। अब मेरा जगह कितना बच गया, और ये सब देखिए जल्दी हो गया, प्रश्न भी नहीं लिखना पड़ा, साफ सुथरा भी लग रहा है, क्वेश्चन एग्जामिनर पकड़ भी ले रहा है, और इस लाइन को लोप लाइन कहते हैं। जैसे कहता है, मान ले आपको लिखता है पिताजी का नाम, पिता लिख के और डॉट, पिताजी का नाम लिख के डॉट डॉट, तो पिताजी का नाम आप जानिएगा तभी ना पढ़िएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे लोप लाइन का प्रयोग किया, भारत में औद्योगिक। तो अब एग्जामिनर समझ लगे, वो भारत में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण बताना है, ये मेरा सवाल है, फुल स्टॉप लगा दिए। अब यहां से उत्तर लिख के अंडरलाइन, इस लाइन को हम विवरण चिन्ह कहते हैं, उत्तर का हम विवरण दे रहे हैं, क्या तो लिखेंगे, भारतीय औद्योगिक पिछड़ेपन के निम्नलिखित कारण हैं। और ये देखिए, ये विवरण चिन्ह देके डैश मार दिए, मतलब अब नीचे इसका विवरण दिया जा रहा है। तो भारत में औद्योगिक पिछड़ेपन के सबसे पहला, मतलब कोई भी पहला हो सकता है, ऐसा क्या है, तो सबसे पहले नंबर पर हम दिए हैं पूंजी का अभाव। तो ये पॉइंट को ठीक से समझिएगा, पहले लिखने का तरीका, फिर हम इसको आगे से देखेंगे। सबसे पहले हमारे देश में पूंजी का अभाव है, पूंजी के अभाव के कारण, तो पहले कैसे लिखेंगे, पूंजी के अभाव के कारण हमारे देश में उद्योग धंधा पिछड़ा हुआ है। देखिए हमारे के कारण हमारे देश, अब मेरे को यहां तक से लाइन तक लाए हैं, ठीक है, गैप दे दिए, लाइन तक लाए, लिखने में बहुत सुंदर लगेगा आपका कॉपी। फिर नीचे आ गए हैं उद्योग धंधा। अब देखिए जो मेरा पॉइंट है इसके अंदर नहीं, बहुत सारे लोग इसके अंदर लिखते हैं। आप किताब देखिए, अच्छे अच्छे प्रकाशन का किताब देखिए, आपको ये पॉइंट एकदम आपको चौथाई के अंदर मिलेगा। गेस देखिए, गाइड देखिए, बढ़िया किताब देखिए। ये नहीं कि सब लोग बताते इस तरफ है, नहीं, मेरे समझ से नहीं है। अगर आप हमसे विद्वान हैं तो हम इस बात की सलाह नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप हमसे विद्वान हैं तो या आपको कोई विद्वान सलाह देखता है तो ठीक ही देते होंगे। हम ये नहीं कहते कि आप मेरी बात मानिए, ठीक है, इतने ज्ञानी नहीं है, लेकिन जितना भी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत से देखते हैं विद्वान हैं, लेकिन उसके पड़ोस में आसपास के लोग ज्ञान के अभाव में रह जाते हैं। धनवान हैं, पड़ोस में लोग भूखे मर जाता है। न ज्ञान काम का है, न धन काम का है। परमार्थ जिंदगी का होना चाहिए। जहां तक मेरी पहुंच है, जहां तक मेरी समझ है, जहां तक हमें आता है, मैं बता रहे हैं। और आपको प्रूफ के लिए हम कह रहे हैं कि किताब देखिए, बड़े बड़े प्रकाशन में किताब देखिए, आईएएस बीपीएस का कंपटीशन का बहुत तरह के होते हैं, उन सब का किताब आजकल नेट में मिल जाता है, आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से हम लिखे पूंजी का अभाव, पूंजी के अभाव के कारण हमारे देश में उद्योग धंधा पिछड़ा हुआ है। अब देखिए, अब हम इस लाइन को क्यों छोड़े,
अगर हम यहाँ पे उद्योग लिखते हैं तो देखिए क्या हो रहा है, उद्योग, ये जाके इसमें सट जाएगा क्योंकि ये अंडरलाइन किया हुआ है। देखिए ध्यान से देखिए क्या किया हुआ है इसमें, ये छोटी छोटी चीजों पर कैसे आप नंबर उठा पाएंगे। ये देखिए इसमें हम इसको डीप लाइन किए हैं, ठीक है, ये लाइन को डीप लाइन किए हैं, ठीक है। ये मतलब ये जब हम लाइन को डीप करेंगे तो इसमें मेरा टच ना कर जाए, इसलिए इस लाइन को पूरे को हम छोड़ दिए हैं और तब लिखे पूंजी के अभाव के कारण हमारे देश में लाइन को छोड़ दिए ताकि इसमें टच नहीं कर जाए। उद्योग धंधा पिछड़ा हुआ है। आगे कोई टॉपिक होगा हम लिखते चले जाएंगे, अभी हम टॉपिक सब बता रहे हैं, ठीक है। नंबर 2 पर है कच्चे माल का अभाव। तो कच्चे माल का अभाव लिख के ये विवरण चिन्ह देंगे, इसके बाद लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे, सब खत्म कर देंगे सही। अब आइए हम एक एक करके तो हम बता देते हैं ये क्या क्या है। हमारे देश में पूंजी का अभाव। पहला सवाल है कि देश में औद्योगिक पिछड़ेपन के क्या कारण है। सबसे नंबर 1 पॉइंट दिए पूंजी का अभाव। हमारे देश में पूंजी का अभाव है। जो लोग भी उद्योग धंधा करना चाहते हैं उतने पैमाने पर उनके पास पैसे नहीं होता है और पैसे के अभाव के कारण उनका मनोबल टूट जाता है और वो उद्योग धंधा नहीं कर पाते हैं। अगर कर भी पाते हैं कि हल्के शुरुआती में अगर नुकसान हो गया तो पूरी तरह वो डूब जाते हैं, टूट जाते हैं, सब बिखर जाता है। तो हमारे देश में सबसे पहले पूंजी का अभाव है। पूंजी के अभाव के कारण उद्योग धंधा पिछड़ा हुआ है। नंबर 2 पॉइंट है, नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट है कच्चे माल का अभाव। कच्चा माल पूर्ण रूप से उद्योग धंधे के लिए प्राप्त नहीं हो पाता है। कहीं हम कंपनी लगाए हैं उससे काफी दूरी मात्रा में है कच्चा माल, या कच्चा माल हमको कहीं बाहर से लाना पड़ता है। इस तरह से पूर्ण मात्रा में, पूर्ण रूप से यानी पर्याप्त रूप से कच्चा माल उपलब्ध न होने के कारण हमारे देश में उद्योग धंधा पिछड़ा हुआ है। इस तरह से आपको ये सब लिखना है, विस्तार करके लिखना है। हम पॉइंट दे दे के आपको विस्तार करके बता दे रहे हैं। तकनीकी ज्ञान की कमी। हमारे देश के अंदर तकनीकी ज्ञान का अभाव है। तकनीकी ज्ञान मतलब नया नया अब वैज्ञानिक तरीका आ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रहा है। तो टेक्नोलॉजी का अगर ज्ञान हमें होगा तो हम उद्योग धंधा को बहुत तेजी से विकसित कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होगा। तो आज हमारे देश के अंदर कहीं ना कहीं तकनीकी ज्ञान की कमी है। कुछ लोग तकनीकी ज्ञान हासिल भी करते हैं तो विदेश में चले जाते हैं। अब विदेश के बारे में सोचते हैं, वहां अधिक पैसे मिलता है, यहाँ उतना पैसे नहीं मिल पाता और विदेशी धरती पर जाकर के वो अपना हुनर को दिखाते हैं और वो देश काफी आगे निकल जाता है। हमारे देश के अच्छे अच्छे डॉक्टर, अच्छे अच्छे टेक्नीशियन सब विदेश में जाकर के बिक जाते हैं एक तरह से और वहां पे उद्योग धंधा काफी तेज चलता है। तो हमारे देश के अंदर तकनीकी ज्ञान की कमी है। तकनीकी ज्ञान के अभाव के कारण हमारे देश में उद्योग धंधा पिछड़ा हुआ है। 3rd पॉइंट है अगला, 4था नंबर है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। हमारे देश की शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है। सबसे पहले शिक्षा प्रणाली अगर एक सही तरीका का हो तो हमारा देश काफी तेजी से विकसित हो जाएगा। अब यही देखिए अगर हम चाइना की तरफ ध्यान देते हैं तो देखिए चाइना की शिक्षा प्रणाली में क्या है, जब बच्चे स्कूल जाते हैं उस समय से सबसे पहले अपना डिफेंस सीखते हैं, मार्शल आर्ट सीखते हैं। दूसरा बात वो टेक्नोलॉजी सीखते हैं, तकनीकी ज्ञान सीखते हैं और साथ साथ पढ़ाई करते हैं। तो स्वास्थ्य भी, शिक्षा भी और रोजगार भी, तीनों अवसर। लेकिन हमारे देश के अंदर क्या है, बच्चे केवल शिक्षा शिक्षा शिक्षा, किताबी बोझ किताबी बोझ। किताबी बोझ से क्या होने वाला है, जब तक हमारे शिक्षा प्रणाली को सुधार नहीं किया जाएगा, शिक्षा प्रणाली में सुधार नहीं किया जाएगा तब तक बेरोजगारी बढ़ता रहेगा। हम लोग जब पढ़ते थे तो एक पाठ था 687 में जब पढ़ाई करते थे तो एक कृषि कार्य करना होता था, बागवानी लगाना और उसे कोड़ना, उसे बताना, नहीं खेती कृषि के कार्य सीखना। लेकिन आजकल शिक्षा प्रणाली में तो हम देखते कुछ है ही नहीं। फाइल प्रैक्टिकल कर लेके जाओ, अब बना के जमा कर दो। तू कैसे बनाया है, तुमको आता है कि नहीं आता, ABCD आता है कि नहीं आता है, कौन सा चीज तुम पहचान सकते हो, केमिकल या नहीं पहचान सकते हो, अम्ल पहचान सकते हो कि नहीं, भस्म पहचान सकते हो कि नहीं। अगर हम किसी 9th क्लास के विद्यार्थी से पूछते कि सोडियम क्लोराइड क्या होता है, जाओ तो दानापुर से मार्केट से जरा सोडियम क्लोराइड ले आओ, तो सलीका कर दिए, जबकि डेली उपयोग करता है। तो ये हमारे देश के, आप लोग जानते हैं सोडियम क्लोराइड, नमक। देखिए इतने में से एक बताया सोडियम क्लोराइड, सूत्र क्या होता है, NaCl। देखिए अब इतने बच्चे में 20-22 बच्चे हैं जिसमें आपने सिर्फ 1-2 बताया कि सोडियम क्लोराइड साधारण नमक होता है ना। तो कहीं ना कहीं मेरा शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है। आपको बताया गया कि जो नमक खाते हैं उसका नाम सोडियम क्लोराइड है, अब जान गए आप लोग। तो कहीं ना कहीं हमारा शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है। अब गांधी जी पहले क्या करते थे, हम लोग जब नीचे पढ़ते तो तकली से सूत काटा जाता था। उनका उद्देश्य क्या था, उस समय चरखा चलाते थे, वो सूत काटते थे। तो मतलब कहीं ना कहीं शिक्षा प्रणाली को उद्योग से जोड़ना था। अब आज क्लास 10th तक हम देखते हैं किताबी ज्ञान, ये करो ये करो ये करो, यहां तक कि संस्कारहीन बच्चे होते चले जा रहे हैं। आज देखिए नशा का शिकार, स्कूल में जाता, कॉलेज में जाता है और नशा करने लगता है। ये कौन सा शिक्षा प्रणाली है, कैसा संस्कार है, ये कैसी शिक्षा व्यवस्था है। तो हमारा कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था दोषपूर्ण है। अगर क्लास 10 तक के बच्चों को, लड़के हो लड़कियां, बहुत लोगों को पढ़ाई बंद हो जाता है, चाहे कारण जो भी हो, अगर उनको 1 घंटे
6 पीरियड चलता है, एक पीरियड ऐसा घंटी दिया जाए, मतलब ऐसा समय दिया जाए कि लड़कों के अंदर कुछ तकनीकी ज्ञान दिया जाए, लड़कियों के अंदर सिलाई कढ़ाई बुनाई पेंटिंग दिया जाए, तो कभी वो बेरोजगार हो सकते हैं? नहीं हो सकते, अपना हुनर पर जीवित रहेंगे। अब लड़कों के अंदर कोई चीज सिखाया जाए, कोई टेक्निकल चीज, जैसे कोई कला के बारे में सिखाया जाए, ठीक है। अब कोई कलाकारी सिखाया जाए, या कोई ज्वाइंट से सिखाया जाए, या तो कोई इंजीनियरिंग क्षेत्र से कुछ सिखाया जाए, या कृषि कार्य सिखाया जाए, तो कृषि कार्य भी करेंगे बच्चे तो अपने क्या एक हनुमान खुद पढ़ाई होता है, किताबी ज्ञान, उसके बाद सीधे छलांग लगा तो देह पर बोझ पड़ा और डूब जाओ, ठीक है। ये हमारा शिक्षा व्यवस्था दोषपूर्ण है। सबसे पहले शिक्षा प्रणाली को ठीक करना होगा। क्लास 10 तक के विद्यार्थियों को कम से कम कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए, जैसे कृषि कार्य कर ले, बागवानी जान जाए तो बागवानी अगर जान जाता है, कृषि कार्य जान जाता है, अगर कोई काम नहीं मिला तो कृषि कार्य कर सकता है बढ़िया से। अगर पढ़ाई करके एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति अगर कृषि कार्य करता है, तो अब सोचिए कि आप बोलेंगे कि पढ़े लिखे में किसान का क्या जरूरत है, किसान को पढ़ने का क्या जरूरत है। तो मिट्टी का पीएच मान कितना है आपको पता है? 7। मिट्टी, जिस मिट्टी में अब हमको पोटास डालना है, फास्फोरस डालना है, यूरिया डालना है, कि हम सब एक बार पोटास फास्फोरस सब हम गेहूं में डाल देते हैं। अब हमको मिट्टी के पहले जांच करना है कि गेहूं के पोषक तत्व में क्या क्या चाहिए हमको, यूरिया चाहिए, पोटास चाहिए, सल्फर चाहिए, क्या चाहिए हमको, सारी क्या चाहिए हमको। तो हम पहले मिट्टी की जांच करवा लेंगे, पढ़े लिखे रहेंगे तो मिट्टी की जांच करवा लेंगे। अगर हमको गेहूं पे पौधा के लिए केवल यूरिया चाहिए तो हम केवल यूरिया डालेंगे, पोटास क्यों डालेंगे, बाकी फालतू उर्वरक हम क्यों डालेंगे। बात समझ में आया? तो पढ़े लिखे किसान रहेंगे तो जैसे मौसम विभाग, कल मौसम विभाग बताने वाला है कि वर्षा होने की संभावना है, यानी परसों वर्षा होने की संभावना है। पढ़े लिखे लोग रहेंगे, ये जानेंगे कि वर्षा के पहले हम नए आधुनिक मशीन यंत्र लगा के क्या करें, पूरे फसल को कटवा देंगे, फसल तैयार है तो मतलब पूरा फसल क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो इन सब चीजों से सुरक्षा करेंगे। अब कीट पतंग नष्ट कर रहा है, तो पढ़े लिखे हैं तो कौन सा तेल का छिड़काव करें जिससे कीट पतंग नष्ट हो जाए, जो लोग इस फल सब्जी का उपयोग करेंगे उन पर हानि नहीं हो। तो इस तरह से आपको लगता है कहीं ना कहीं हमारा शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है। पढ़ने वाले तो क्या, पढ़ाने वाले को पता नहीं होता है कि किस मौसम में क्या होता है। बस किताबी रटंत विद्यावंत नहीं, चपंत भोजन पचंत नहीं। रटोगे तो आपके पास रहेगा नहीं, और चाप के खाओगे तो निकल जाएगा। तो कुछ लोग तो धंधा बना लिए हैं पढ़ाई को, बस आया घंटा लगा घर चला गया। हमको तो सब बच्चे में नहीं आज तक आया कि घंटे की पढ़ाई में क्या होता है, ना हम पढ़े थे ऐसा, ना हम आपको पढ़ाते हैं ऐसा। चलिए, हमारे देश की कहीं ना कहीं शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है या नहीं? क्या इसे ठीक करने की जरूरत है? हाँ, आप लोग जाते हो तो प्रैक्टिकल का कॉपी जमा करके आते हो, परख नहीं दोगे तो पहचान लोगे? सोडियम क्लोराइड पहचान लीजिएगा ना? आप पहचान लीजिएगा। हाँ, चलिए ठीक है। तो आपको चाहिए कि नहीं शिक्षा प्रणाली में हम व्यवस्था ठीक ठाक से करें? अच्छा शिक्षा प्रणाली होगा तो हम बेरोजगार नहीं बनेंगे, ठीक है। अच्छा, उत्तम बाजार का अभाव। अब चलिए, अब उद्योग से उत्तम बाजार का क्या मतलब है? जो वस्तुएं हम उत्पादित करते हैं, उद्योग धंधा मतलब कोई भी चीज हम उत्पादन किए, कागज, कलम, लोहा, जो भी कुछ भी उत्पादन किए हैं उद्योग धंधा लगा करके, तो उस सामान को हम किस मार्केट में बेचे जो हमें उचित मूल्य मिले, ठीक है। अब यहाँ दलाली होता है, यहाँ सब दानापुर मंडी में ले जाके बेचेंगे। दानापुर मंडी वाले, चलिए जैसे सब्जी है, यहाँ से दानापुर मंडी में जाते हैं, हमसे वो आधे दाम पर खरीदते हैं, वो जाकर दूसरा दाम पर बेचते हैं। हमसे वो खरीदेंगे 10 रुपए किलो, वो बेचेंगे 20 रुपए किलो। तो बताइए, एक उत्तम बाजार का अभाव है या नहीं? तो उद्योग धंधा इसी से चौपट हो रहा है कि जो उद्योग मालिक को जितनी मात्रा में पूंजी लगता है उतना मात्रा उनका पूंजी नहीं निकल पाता है, जिससे लोग उद्योग धंधा करने से हिचकते हैं। तो उत्तम बाजार का व्यवस्था नहीं है। अगर उत्तम बाजार रहेगा, सामान हम यहाँ उत्पादन देंगे, मार्केट तक पहुंचा देंगे, वहां से बेच के वो हमें पैसा भेज देगा। तो आजकल सरकार स्कीम निकाला है कि वो खरीद लेता है सामान को, और खरीद के मार्केट में, मंडी में, जैसे धान सरकार निकाला है ना कि धान आप क्रेडिट कार्ड क्या क्या उससे आपको वहां जमा कर दीजिए धान को, और फिर वो मार्केट में आपको पैसा भेज देगा। मार्केट में जो करे, चावल कुटवाए, जो करना है वो करता रहे। तो कहीं ना कहीं उत्तम बाजार का अभाव है। अगर किसानों को भी, हमारे किसानों को भी, या बिजनेसमैन को, उद्योग धंधा करने वाले के लिए उत्तम बाजार की व्यवस्था हो जाएगी तो उद्योग धंधा तेजी से विकसित होगा। सबसे बड़ी समस्या तो ये होता है, मान लीजिए आप पेन का उत्पादन करना शुरू करते हैं। अब ये पेन हम खरीदते हैं 25 रुपए में, बनाने वाले का पूंजी लगा है 10 रुपया, अब वो 15 रुपया में बेचता है, तो 5 रुपया उसको मुनाफा मिला, हमको 25 में मिला, तो कितना दूसरे को फायदा हुआ? 10 रुपया घोटाला हुआ। अगर वो डायरेक्ट हमको देता है 20 रुपया में तो उसको 10 रुपया फायदा हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं उत्तम बाजार की व्यवस्था नहीं है जो उत्पादित माल को हम बेच सकें। आइए, अगला पॉइंट है यातायात की समस्या। सबसे पहले यातायात। अब यातायात से क्या मतलब है? क्या बुलेट पर लाद के ले जाइएगा सामान को? नहीं ना ले जाइएगा। तो कहीं ना कहीं हमें यातायात की, मतलब कंपनी तक
उद्योग धंधा जहां स्थापित है वहां तक कच्चे माल को लाना और फिर उत्पादित माल को बाजार तक पहुंचाना के लिए उत्तम यातायात का अभाव है। अब ये कैसे यातायात का अभाव है, अब बताइए। अब मान लें कि हम ट्रक से लोहा भेज रहे हैं, कहीं बंबई भेज रहे हैं, तो हमको 50,000 लग रहा है, और ट्रेन से भेज रहे हैं तो हमको 25,000 लग रहा है, तो कितना बचत हुआ? 25,000 बचत हुआ। तो यही, ऐसा नहीं कि यातायात का व्यवस्था नहीं है, लेकिन उत्तम क्वालिटी का यातायात का व्यवस्था नहीं है। अगर डायरेक्ट 25,000 में बंबई पहुंच जाएगा तो बताइए कंपनी मालिक को 25,000 का मुनाफा हुआ कि नहीं? ये 25,000 25 करोड़ हो सकता है। बात समझ में आया? तो कहीं ना कहीं यातायात की भी सबसे बड़ी समस्या है। अब टाटा, टेल्को, टिस्को, इस समय ट्रेन अंदर तक चला जाता है, कहां तक? कंपनी तक घुस जाती है, गाड़ी चल रही है एकदम। ऐसा सब व्यवस्था किया है। अब वहां पे माल क्या हुआ? माल लोड हुआ, लोड होके कहां तक आया? जैसे आप देखते हैं खगोल आप जाइए, ठीक, तो देखेंगे कि रेक से उतरते रहता है। क्या उतरते रहता है? सीमेंट या कच्चा माल, जो सीमेंट हुआ, चावल, गेहूं, वहां से सब लोडिंग करके फिर कहीं दूसरे जगह को भेजता है। तो कंपनी डालमिया से या कहीं से सामान को लोड किया, लोड करके ट्रेन के माध्यम से यहाँ से आया, और यहाँ से अब वही ट्रक से लाएंगे तो हमको ज्यादा पैसा लगेगा। तो बताइए यातायात की आवश्यकता है या नहीं? तो कंपनी हम कहाँ स्थापित करें जहां हमारा यातायात की सुविधा हो। उसके साथ साथ और सारे कारण हैं कि वहां पे हमको सस्ते श्रमिक मिलना चाहिए। इन सारी चीजों का हम चर्चा करेंगे। तो यातायात की समस्या समझ गए। पुराने मशीन यंत्र। अब देखते हैं अगला जो मेरा पॉइंट है, पुराने मशीन यंत्र का उपयोग। तो आज भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पुराना मशीन यंत्र से काम हो रहा है। जैसे कड़घा उद्योग है, देहातवाद में जाइएगा ना तो सब बेथे बैठाए हुए गमछा वमछा बुनने का मशीन, समझ में आता है, लुंगी गमछा बुनने का मशीन। तो आज बताइए उच्च क्वालिटी के जो ये कपड़ा बुनाई होता है, ठीक है, तो आप खादी पहनेंगे? नहीं। तो हमारे देश के उद्योग चौपट हो रहा है, क्योंकि खादी लोग पहनना नहीं चाहते। उच्च क्वालिटी का कपड़ा, एकदम स्टैंडर्ड कपड़ा पहनेंगे, बढ़िया टेरिकॉट या कुछ भी हुआ। तो आज यहाँ पे क्या लिखता है? पुराने मशीन यंत्र से जो कपड़े बनाए जाएंगे या कुछ भी बनाए जाएंगे तो मार्केट में डिमांड कम होता है, हाई क्वालिटी का चाहिए, मतलब अच्छा से अच्छा क्वालिटी का चाहिए। आज बताइए, आज जैसे हम उद्योग धंधा में बता रहे हैं नट बोल्ट होता है। नट बोल्ट आप समझते हैं क्या? नट बोल्ट होता है कुछ सामान में नट, अच्छा ठीक है, नट क्या होता है और बोल्ट क्या होता है ये बताइए। नट जो छोटा रहता है सर, बोल्ट जो रहता है जो ऐसे रहता है, इसमें हम ऐसे घुमा के लगाते हैं ना, ये जो ये बोल्ट है, ये समझ में आया? तो अभी जो मेरा सिस्टम है जो पुराना लेथ मशीन पर काम करता है, ठीक है, तो लेथ मशीन पर उसको थ्रेड काटने में बहुत वक्त लग जाता है, ठीक है। एक थ्रेड काटने के लिए अगर एक 2-3 इंच का थ्रेड काटना है तो उसको 1 घंटा लगेगा, सेटिंग करने में 1 घंटा लगेगा उसको। अब बताइए सेटिंग करेगा और काटेगा, वो मिलाएगा तो कितना टाइम लगेगा गुना काटने में। लेकिन नया सिस्टम का जो मेरा मशीन आ गया है एकदम टमाटम ऐसे रहता है, यहाँ पे बटन लगा हुआ, ठीक है, बटन डायमेंशन 1.5 या लिख देगा डायमेंशन 1.5 mm, बटन टिप दिया, ये 1.5 का है, ये 2.5 का है, ये 3.5 का है, ये बटन लगा हुआ है। ये बटन को तुरंत यहाँ पे टिपेगा, पॉइंट टिपा और 1.5 डायमेंशन का थ्रेड करके तैयार हो गया एकदम सेकंडों में। यानी ऐसे ऐसे आधुनिक मशीन यंत्र हैं कि 1 मिनट के अंदर 30 से 40 नट बोल्ट का उत्पादन कर देता है। आज हम पुराने सिस्टम में एक वो करते हैं, तो बताइए कहीं ना कहीं व्यवस्था में मेरी गड़बड़ी है। तो हमारे यहाँ पुराने मशीन यंत्र से काम होते हैं, नए मशीन यंत्र आधुनिक वाले लग जाएंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, समझ में है। तो आज देहाती क्षेत्र में लुंगी गमछी का कपड़ा उद्योग समझिए, तो उस क्वालिटी का लोग खरीदना नहीं चाहेंगे, उसका पूंजी लग जाएगा, डूब जाएगा पैसा। तो इस तरह से उद्योग क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है हमारे यहाँ। पुराने मशीन यंत्र के कारण उद्योग धंधा क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। अंग्रेज क्या किया हमारे देश में, जब वो आया अंग्रेज, जब हमारी कमियों से आया, हमारी क्या कहता है मूल प्राणी किसे कहा गया है, मूल चेतन प्राणी किसे कहा गया है, जो बिन बुलाए चले आया, जो बिन बुलाए चले आए। अंग्रेज को हमने बुलाया नहीं था, विश्वासी पे विश्वास करें। हाँ वो अविश्वासी था, लेकिन फिर भी हमने विश्वास कर लिया और बिना बोलने लगा हमसे कि भाई हम उद्योग धंधा करेंगे। हम लोग में आ गए, अंत में हथियार लेके आ गया कि भाई लुटेरा लूट लेता है, और फिर हमारे देश पर कब्जा कर लिया। तो कहीं ना कहीं मेरी गलती है, सोचिए कोई फिर अब दोबारा ऐसी गलतियां ना हो, हम आपस में मिलकर रहे, एकता से रहे, सद्भावना से रहे और देश की तरक्की के लिए सोचे। तो पुराने मशीन यंत्र जब तक उपयोग होते रहेंगे हमारा देश कैसे तरक्की करेगा। वो क्या करता था, हमारे यहाँ से जूट कपास ले गया, कपास ले जाकर उसके पास आधुनिक क्वालिटी का मशीन था, अच्छा क्वालिटी का कपड़ा उत्पादन किया। अब यहाँ हमारे लोगों को पसंद नहीं आने लगा, तो वो कपड़ा का यहाँ लाके कम दाम में बेचने लगा। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या था, नहीं मुख्य उद्देश्य था यहाँ
टांगे काट देना, मतलब उद्योग चौपट कर देना। जब उद्योग चौपट कर देगा तब क्या करिएगा? जैसे कैसे है कि शुरू शुरू में आपको कहता है चल बेटा जरा खैनी खा ले आज, अब परसों सिगरेट जरा एक बार तो बेटा एक फूक, और फिर कल के परसों दारू, और बात कहीं देगा नहीं, आदत तो लग गया आपका। बस यही काम अंग्रेज किया था, यहाँ आया आदत लगा दिया, उसके बाद आप निष्क्रिय हो गए, उद्योग धंधा चौपट हो गया, यहाँ पे शासन करना शुरू कर दिया। तो याद रखो, बिगाड़ने वाले तुम्हें जरूर मिल जाएंगे लेकिन बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। बिगाड़ने वाले मिल जाएंगे लेकिन तुमको समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तुमको बदमाश कहने वाले 20 लोग मिलेंगे लेकिन उसमें एक ऐसा नहीं है जो तुमको मुंह पर कहा कि बेटा तुम अच्छा काम करो, तुम अच्छा कर सकते हो। किसी को कहा है किसी ने? लेकिन बाद में पीछे पीछे गए बदमाश के बाल बच्चा हुआ, ये वो बदमाश होकर बपू इसे नहीं, ये कह देगा। लेकिन उस ऐसे कमीनों को शर्म नहीं आता है कि इस बच्चा को सुधारने के बजाय हम इसके मुंह पर कहेंगे, आज गाली देगा, कल फिर कहेंगे बेटा तुम गलत करते हो, कल फिर कहेंगे बेटा तुम सुधर सकते हो, फिर कल कहेंगे कि बेटा तुम आज बहुत अच्छा काम किए हो, करे या नहीं जरूर कहेंगे। उसके माइंड में आ जाएगा हम तो कोई अच्छा काम किया ही नहीं, तो कल कहेगा नहीं हम अच्छा काम जरूर करेंगे, सर बोले हैं ना जरूर कोई अच्छा काम देखे होंगे, इस तरह से अच्छा काम करना शुरू हो। लेकिन आज के लोग मुहर लगाते हैं, स्टैंप लगा देते हैं, तुम बदमाश हो। कौन बदमाश है? जो बोलता है बदमाश नहीं था, शरीफ था। मैं सबका इतिहास जानता हूँ, राजा रंक फकीर जो भी है ना, सबका इतिहास मेरे सामने बैठ जाए घंटों घंटा, देखिए पर्दाफाश कर देंगे। खैर छोड़िए इस बात को। तो आप लोग बदमाश नहीं हो, आप लोग पढ़ने वाले हो, पढ़ोगे, कल देश का भविष्य। 20 किलो का राइफल जिस दिन उठा लोगे ना, पूरा वतन हिंदुस्तान होगा यहाँ। तो चलिए पुराने मशीन यंत्र का हम लोग उपयोग बंद करेंगे और नया मशीन यंत्र लाएंगे। तो नया मशीन यंत्र लाएंगे तो उद्योग धंधा तेजी से आगे बढ़ेगा और हमारा देश बढ़ेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए? हमको पूंजी चाहिए। उस नए मशीन यंत्र के लिए क्या चाहिए? पूंजी चाहिए। तो हमारे यहाँ पूंजी का भाव, सबका कनेक्शन एक दूसरे से, सबका कनेक्शन एक दूसरे से है। अब आइए आधुनिकीकरण का भाव। अब हम आधुनिकीकरण नहीं करना चाहते, पुराने रेतमती से हम नट बोल्ट काट रहे हैं, ठीक है, पुराने कपड़े से सिलाई कर रहे हैं। आज मशीन लेगा, सुइया डालेगा, सुइया टूट गया। आज क्या है, बटन दबाइए, ट्विंग ऑन किया, कपड़ा सिलाई शुरू, है ना। तो ये नया आधुनिकीकरण करने की जरूरत है। आइए कृषि क्षेत्र में आइए, ऐसा ऐसा मशीन लग गया है कि एक दिन में 10 बीघा खेत जोत जाएगा। ट्रैक्टर और कल्टी क्या होता है पता है ना? तो पहले हम लोग मतलब कुदाल से कोड़ते थे खेत को। दिन भर में एक आदमी 1 कट्ठा खेत कोड़ सकता है, 2 कट्ठा कोड़ सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तब परिवर्तन आया, परिवर्तन का युग आया, हल बैल का इस्तेमाल किए, दिन भर में 1 बीघा जोतने लगा। फिर परिवर्तन आया, जनसंख्या बढ़ रहा है, खाने को चाहिए तो परिवर्तन तो लाना होगा। उसके बाद ट्रैक्टर आया, ट्रैक्टर से जुताई होने लगा, मतलब पावर टिलर आया, ट्रैक्टर आया। अब देखिए ट्रैक्टर जोत देगा तो उसमें घास फंस जाता है, फंसता है कि नहीं फंसता है? अब उसको हटाते रहिए, उस समय बेस्ट। अब क्या, कल्टीवेटर आ गया, वो एकदम घसवा को टुकी 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 कर देता है। खेत जोत दिया, रोटर बोलते हैं उसको। अच्छा रोटो, खैर नहीं जानते हैं, है तो किसान का बेटा, लेकिन वर्षों बीत गए तो थोड़ा दिक्कत होता है। चलिए क्या आया? रोटावेटर। जैसे घास को भी टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, और घास क्या होगा, सड़ जाएगा, और सड़ के क्या बन जाएगा? फिर खाद बन जाएगा। वो खाद का काम करेगा सर के। जो हम खाद खेत में यूरिया पोटाश डालते हैं वो उर्वरक है, जो फैक्ट्री से बन गया क्या है? उर्वरक है। लेकिन सड़ा हुआ पेड़ पत्ती, गोबर, ये सब जो हम डालते हैं खेत में क्या है? खाद होता है। बात समझ में है? तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ आधुनिकीकरण का अभाव है। अब हल बैल से नहीं, अब मान ले खेत जुताई करना है, फटाफट एकदम ट्रैक्टर लगा दिए, खेत जोत के एकदम तैयारी हो गई, ठीक है। फिर मतलब उसमें हम फसल रोप दिए ना, अब फसल काटने की जरूरत है। तो अब एक मजदूर हमको 2 कट्ठा गेहूं काटेगा दिन भर में। आज एक ऐसा मशीन है कि 20 बीघा दिन भर में काट देगा। पता चलेगा परसों बारिश होने वाला है। अगर मौसम विभाग, आजकल सारे किसान लोग किस चीज से जुड़े हुए हैं? मौसम विभाग से जुड़े हुए हैं। 5-5-5 पर कहता कॉल करें, 5-5-5 ऐसे कहता कॉल करें, और इस पर जाने मौसम मतलब कृषि कार्य या मौसम विभाग के बारे में जाने की क्या क्या करना है। अब हमको बताया, नया पता चल गया कि परसों बारिश होने की संभावना है, तुरंत मशीन को फोन करेंगे, भैया परसों नहीं काटेंगे। आज मशीन लगा दिए, पूरा फसल कट के घर में आ गया, होते रहे बारिश। तो इस तरह से आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है, तभी जाकर के हम उद्योग धंधा में आगे बढ़ेंगे। अब बताइए आधुनिकीकरण, अब कहेंगे खेती आधुनिकीकरण से क्या मतलब है? तो आधुनिकीकरण करेंगे तभी ना हम उस मशीन यंत्र को बना सकते हैं। और मशीन यंत्र हमारे देश में बनेगा तो हमको बाहर से नहीं लाना पड़ेगा। अब राफेल हम विदेश से लेके आए, कितना करोड़ों का राफेल लेके आए। जब हमारे देश में एक से एक साइंटिस्ट है, एक से एक वैज्ञानिक है, मतलब हाई टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिक हैं, तो हम राफेल अगर अपने देश में पैदा कर लें तो हमारे देश का पैसा देश में रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं आधुनिकीकरण का हमारे देश में अभाव है, लोगों के सोच को बदलना होगा। अगला पॉइंट है कुशल श्रमिक का अभाव।
अब देखिए क्या होता है, ये बहुत बड़ा फ्रॉडी है, बहुत बड़ा फ्रॉडी है। कंपनी का मालिक सोचता है कि ये हेल्पर है, ठीक है, ये हेल्पर। अब ये मशीन थोड़ा सा चलाने के लिए जान जाएगा तो इसको मशीन पर लगा देगा, अब तुम ऑपरेटर हो गया। देखिए अब टेक्नोलॉजी, थोड़ा इंजीनियरिंग के बारे में जानिए। ये कल से हेल्पर था, ठीक, अब ये ऑपरेटर है। ऑपरेटर कहा कि साहब मैं 20,000 से कम लेके मशीन नहीं चलाऊंगा, तो इसको बोलेगा भैया तेरा 5,000 वेतन है ना, तुम हेल्पर हो ना, तेरे को हम 10,000 देंगे। तेरे को क्या देंगे? 10,000 देंगे, तू मशीन चला सकता है। अब मशीन के बारे में जाने या मत जाने, जो एक डॉक्टर MBBS है वो किसी का इलाज करता है, दवाई देता है, और जो प्रैक्टिशनर है, दोनों में फर्क है या नहीं है? यस सर। जो टेक्नोलॉजी पढ़ के आया है, जैसे मास्टर है, हर तरह के, हर क्वालिटी का मास्टर है। सापुर में देखिए ऐसे एक पढ़ाने वाला है, आप पूछिए कि कौन डिवीजन पास हो, मैट्रिक का कौन डिवीजन आई है, कितना तेरे पास डिग्री है, तो लंबा लिफाफा फेंक देगा ना। जरा पूछ के देखो कहेगा कि तू मैट्रिक में कितना नंबर से पास किया है, इंटर में तेरे पास कितनी डिग्रियां हैं, IE में कितनी डिग्रियां हैं, BA में हो। अगर तू पढ़ने में ज्यादा तेज था, तेरे पास डिग्रियां होनी चाहिए ना जी, क्वालिफिकेशन और मेरिट होना चाहिए ना, कि हम बोल सकते हैं तेरे अंदर टैलेंट होना चाहिए। ये हुआ आज स्कूल में भी देखिए यही हो रहा है। अगर ये पढ़ा रहे हैं 10,000 में, बोलेंगे कि मेरे को पेट नहीं भर रहा है साहब, पैसा बढ़ाइए, तो इसको बढ़ाइए। तो अच्छा पढ़ाता है, 4,000 इसको देगा, इस जगह पर पढ़ाने के लिए आएगा। अब तो गार्जियन बेवकूफ है, गार्जियन बेवकूफ है कि पढ़ाई कराता है। अरे पहले उसकी क्वालिटी देखना चाहिए, है ना। अब एक होता है डॉक्टर, ठीक है। अब ये डॉक्टर, एक जो डॉक्टर होता है वो केवल सर्जन होता है, एक फिजिशियन होता है। तो अब आप बताइए, फिजिशियन के पास इलाज करवाइएगा कि सर्जन के पास? सर्जन के पास। अब बोलेंगे दोनों में हमको अंतर नहीं समझ में आ रहा है, तो समझिए, जो डॉक्टर होता है फिजिशियन, वो फिजिशियन पढ़ाई, मतलब पहले पढ़ाई हुआ तो फिजिशियन होता है, ठीक है। फिजिशियन का पढ़ाई करने के बाद 2 साल या 3 साल और उसको पढ़ाई करना पड़ता है। तो पढ़ाई करने के बाद वो MS होता है, मास्टर ऑफ सर्जन, तो यानी वो ऑपरेशन कर सकता है। तो जो MS है वो ऑलराउंडर हो गया जी, ऑपरेशन कर सकता है और दवाई लिख सकता है। तो आज इससे मतलब नहीं है, लोगों को क्वालिटी से मतलब नहीं है, मतलब किसी तरह कोई किसी तरह। अब बताइए, हर कोई दावा करता है कि मैं अच्छे क्वालिटी का हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि हमने किसी को नहीं कहा कि अच्छा क्वालिटी है, तो दूसरे को धोखा मत दीजिए। एक दूसरे का इसका चमचागिरी करेगा कि अच्छा एक चमचागिरी करेगा, एक चमचागिरी करेगा, एक चमचागिरी करेगा। यही तो दुनिया में हो रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो बचिए ऐसे लोगों से, ठीक है ना। कल तक काले लाल कपड़े उजले लोग, कल तक 1947-48 तक लाल कपड़े उजले लोग, और आज उजले कपड़े और मिक्स काले लोग बड़ा अपराधी हैं। उनका बिस्खोपरिया समझ में नहीं आएगा। आप जानिए, समझिए, जिसके अंदर टैलेंट है वो क्या चमचागिरी करेगा किसी का? वो किसी का चमचागिरी नहीं करेगा, किसी के तलवे नहीं चाटेगा, अपने दम पर लड़ने का प्रयास करेगा। जैसे कोई झगड़ा करते हो आप लोग, देखो आप लोग प्रवेश करते हैं, झगड़ा करते हैं, रुका बैठी बुलैले, किस क्वालिटी के हैं आप? बुलैले क्या कहते हैं? दिमाग है तो बात से फड़िया लेंगे, दम है तो लड़के फड़िया लेंगे, तब बुला के किसको आते हैं? ये गलत है या नहीं है? हाँ, तो सबसे पहले किसी चीज को प्यार से सुलझाने का, भगवान बुद्ध ने क्या कहा था? क्या कहा था? वो कहा अहिंसा परमो धर्म, है ना। हिंसा से हम किसी चीज को नहीं जीत सकते। खैर छोड़िए इस टॉपिक को, आइए। तो हमारे देश में कहीं ना कहीं आधुनिकीकरण का क्या है? अभाव है। तो हमको आधुनिकीकरण करना होगा, नया टेक्नोलॉजी का सब कुछ लाना होगा। अब पहले हम ऐसे कलम बोड़ के लिखा जाता था मोड़ से, ठीक। उसके बाद हम लोग लिखते थे स्याही भर के, स्याही भरे खत्म, तो जाते थे गांधी जी के यहाँ 10 पैसा में भरवाने के लिए, हमको याद है वो इसे भरते थे, अब गोटी मिलता था स्याही का इसे भर के। अब क्या है, ये आप क्या किए, अब इसमें लिख के लिख लेते और कलम रख लेते। हम लोग के कलम के लिए पैसा नहीं मिलता था, स्याही भर के काम, अब हो गए, फेंक दिए, नहीं चला, फेंक दिए, फिर नया खरीदे। टेक्नोलॉजी भरा कि नहीं भरा? अब प्रिंटर आ गया, एकदम फैक्स आ गया। अब देखिए, जैसे कोई मैसेज देना हो तो चिट्ठी आते हैं, संदेश लाते, अब तो फैक्स आ गया, एकदम मोबाइल से सीधे बात करिए। या तो कोई लेटर भेजना है तो सेम टू साइड में फैक्स कर दीजिए, तुरंत आपको पहुंच जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमको आधुनिकीकरण का अभाव है। इसमें एक और पॉइंट है, संचार व्यवस्था की कमी। संचार व्यवस्था की कमी एक पॉइंट है। अब संचार व्यवस्था की क्या जरूरत है? अगर हाई टेक्नोलॉजी का हमारे पास संचार व्यवस्था है तो घर में यहाँ पर बैठे बैठे बोलेंगे हाँ हेलो, हमको एक ट्रक कच्चा माल चाहिए, ठीक है, अभी सर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो संचार व्यवस्था से हमको वहां जाने की जरूरत पड़ा? कोई रिस्क हुआ? हाँ हेलो, एक ट्रक माल मेरे पास मार्केट में अभी तत्काल है, आपको कितना चाहिए? तो एक ट्रक, तो एक दिन और का समय दीजिए,
तो 2 दिन में एकदम तुरंत आपको मार्केट दे, तो मार्केटिंग भी मिल गया। तो संचार व्यवस्था रहेंगे तो मार्केटिंग मिल गया। अभी देखिए अभी हम यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपको यहाँ क्लास भी ले रहे हैं, ठीक। अब ये कहीं जाएगा तो कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, उसके लिए पैसा लगेगा उसको नहीं भी पैसा तो पढ़ सकता है। इतना हम साधन 10th क्लास वालों को लगभग दे चुके हैं कि अपनी पढ़ की कोशिश मेरा जारी है कि ये पढ़ेगा मेरा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया। अब दुनिया क्या सोचता है इसके बारे में हमको कोई गम नहीं, हम क्या सोचते हैं दुनिया के बारे में, इससे हमें सोचना है कि आप लोगों के बारे में अच्छा क्या सोचूं, आप कैसे तरक्की करेंगे। आप मेरे देश का भविष्य हैं, आप किसी का बेटा नहीं है, आप मेरे देश के भविष्य हैं। कुशल श्रमिक का अभाव कैसे बता दिया अभी हम आपको कि ये कहेगा, अब ये कुशल कारीगर है, बोलेगा भैया 10,000 में को पेट नहीं भरता है, तो इसको कहेगा कोई चमचावन कहेगा अब तो बड़ा अच्छा है, ये चला मशीन पे, सोचेगा कि चल भाई मशीन चला। अब हाथ कटेगा कि टांग कटेगा उसको क्या पता है, मशीन का स्पीड बटन ऑन करेगा, बटन ऑन करेगा उसको स्पीड नहीं मालूम, हाथ लगाया टप से कट जाएगा, कुछ नहीं देगा कंपनी वाला, कुछ नहीं देगा। मैंने देखा हूं कंपनी अप्रेंटिस में मैंने देखा हूं कि कैसे दादागिरी करता है, ठीक है। तो जो ते के पैर न फटे हुए आए, ते का जाने पीर पर आए। तो आप लोग कोशिश करो कि कभी प्राइवेट सेक्टर में गुलाम न बने, मेहनत करो, गवर्नमेंट का नौकरी लो, ठीक है। मेहनत करना बहुत जरूरी है, कोई दिल्ली दूर नहीं है, जिसको नहीं मिला होगा बंदरवा उखाता हुआ अंगुरवा खट्टा है, ठीक है। लेकिन जिसको मिल चुका है उसके लिए हमको परेशानी नहीं है। मैं गवर्नमेंट से लेकर प्राइवेट जॉब तक देख के छोड़ के यहाँ तक पहुंच चुका हूँ। बस मेहनत से खाली पढ़ो और हर कुछ आपको मिलेगा, ये मेरा दावा है। मगर जी जोर दम लगा के पढ़ना होगा। किसी चीज को हासिल करना तो क्या करना होगा आपको, मेहनत करना होगा ना। तो मेहनत करेंगे आप लोग, यस। तो कुशल श्रमिक का अभाव है, तो कैसे समझा दिया आपको इस भाषा में। तो कुशल श्रमिक का कहीं ना कहीं अभाव होता है। इसके बाद सस्ते श्रमिक का अभाव, ठीक है। तो सस्ता श्रमिक, अब ये देखिए कैसे बोला कि लेबर कहेगा भैया हम तो टेक्नीशियन है, मेरे पास डिग्री है, हम आपके यहाँ कम पैसा में काम नहीं करेंगे। तो कम पैसा में, अरे उसका बाल बच्चा है, परिवार है, कम पैसा में आपके यहाँ काम कैसे करेगा। तो उद्योग धंधा में एक चीज है कि सस्ते श्रमिक का अभाव होता है, ठीक है। अब आप लोग सोचेंगे कि ऑपरेटर ये क्या चीज होता है। आप लोग जाओगे मैट्रिक के बाद तो सरकार ऐसा व्यवस्था निकाला है कि अच्छे नंबर से पास करो, आपको इंजीनियरिंग से लेकर नॉन इंजीनियरिंग तक का ट्रेनिंग आपको ITI में होता है। उसका मतलब होता है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अगर आपके पास पैसा नहीं है तब भी आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, नॉन इंजीनियरिंग, मशीन चलाना सीख लिए, बेरोजगार के अवसर हमको उपलब्ध हो जाएगा। और दूसरा अगर इंजीनियरिंग क्षेत्र भी उसमें है, वो होता है ड्राफ्ट्समैन सिविल और ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक। तो ड्राफ्ट्समैन सिविल मिल जाएगा तो आप असिस्टेंट इंजीनियर पे चले जाइएगा, फिर प्रमोशन होगा, इंजीनियर बन जाइएगा। जिसके पास नहीं पैसा वो भी पढ़ सकता है। बात समझ में आया। तो पढ़िए, आप लोग को सबसे पहले मेहनत करना होगा। आपको अपनी तरक्की नहीं, देश की तरक्की सोचिए, आपकी अपनी तरक्की खुद हो जाएगा। हम किसी को प्राण बचाने जाते हैं तो एकदम फैसला कर लेते हैं कि हम इसको बचा लेना है, अरे हम न किसी को बचाने जा रहे हैं, मेरा बचाने वाला तो कोई और है, तो हमको कुछ होगा कभी। तो आप अपनी तरक्की नहीं, जिस दिन सोचिएगा कि हम अपने परिवार की तरक्की, अपने गांव की तरक्की, अपने देश और अपने समाज की तरक्की करना चाहते हैं, तो आपकी तरक्की खुद ब खुद हो जाएगा। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इस तरह से हमारे देश के औद्योगिक पिछड़ेपन के मुख्य कारण हुआ पूंजी का अभाव, कच्चे माल का अभाव, तकनीकी ज्ञान की कमी, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, उत्तम बाजार का अभाव, यातायात की समस्या, पुराने मशीन यंत्र का उपयोग, आधुनिकीकरण का अभाव, कुशल श्रमिक का अभाव और सस्ते श्रमिक का अभाव और संचार व्यवस्था का अभाव। कितने कारण हो गए, करते हुए। अब यहाँ पे पूछेगा कि निवारण बताइए, निवारण आप बताइए कि हम इसको कैसे दूर करेंगे। तो केवल आपको कारण पूछेगा तो कम से कम 8 दे दीजिए, केवल कारण पूछेगा तब लॉन्ग में, ठीक। और अगर कारण और निवारण दोनों पूछेगा तो 4 कारण और 4 निवारण, बहुत हो गया। आपको 6 नंबर का देता है तो अब एक पॉइंट ज्यादा दे देंगे तो थोड़ा मिस भी करेगा तो नंबर नहीं काटेगा, ठीक है ना। तो लिखावट बढ़िया साफ साफ। अब दूसरा यहाँ पे कहता है क्या लिखेंगे दूसरा में, भारतीय औद्योगिक पिछड़ेपन के निम्नलिखित उपाय हैं। कारण की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे, उपाय। तो हम इसको करके दिखा देते हैं। निम्नलिखित उपाय हैं भारतीय औद्योगिक पिछड़ेपन के दूर करने के, औद्योगिक पिछड़ेपन के दूर करने के निम्नलिखित उपाय हैं। ऐसे लिख देंगे साफ साफ। नंबर 1, तो कैसे दूर करेंगे, तो पूंजी की व्यवस्था। क्लियर हो गया, हाँ। पूंजी की व्यवस्था। दूसरा पॉइंट है कच्चे माल की आपूर्ति, कच्चे माल की हम आपूर्ति की व्यवस्था कर लेंगे। हाँ। तकनीकी ज्ञान प्राप्त करेंगे, दोस्तपूर्ण शिक्षा प्रणाली को सुधार लेंगे, शिक्षा प्रणाली में सुधार,
शिक्षा प्रणाली में सुधार, शिक्षा प्रणाली में सुधार। बात समझ में आया? फिर इसको कहेंगे भाई ऐसे लिखेंगे, हम अपने देश में पूंजी की व्यवस्था कर लेंगे, उद्योग धंधा को तेजी से बढ़ा देंगे, तकनीकी ज्ञान प्राप्त करेंगे, उद्योग धंधा को तेजी से आगे लेके चलेंगे, शिक्षा प्रणाली को सुधार करके हम उद्योग धंधा को आगे तेजी से बढ़ा सकते हैं। इसी को यातायात की व्यवस्था करेंगे, समझ में आया? पुराने मशीन यंत्र को हटाकर नया मशीन यंत्र लगाएंगे, आधुनिकीकरण करेंगे, कुशल श्रमिकों को हम टेक्नोलॉजी का ज्ञान देंगे, उसको मतलब कुशल श्रमिक लाएंगे उद्योग धंधा को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि अच्छा ऑपरेटर ही तो अच्छा से मशीन चलाएगा ना। लेकिन उसमें ऐसा ऐसा टूल्स महंगा होता है कि इतनी सारी टूट जाता है ना, 10-10 हजार का होता है। तब टूट दिया तो बकलोलवा के क्या मालूम है, तो गिरता है मैनेजमेंट पर ना, अब मैनेजमेंट फायर हो जाता है। कंपनी में जाएंगे तो देखेंगे कई तरह का मैनेजमेंट होता है, एगो प्रबंधन का होता है, एगो वर्कशॉप का मैनेजर होता है। ये सब ईश्वर न करे कि शोषण का शिकार बनिए प्राइवेट कंपनी में जाकर के, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग कोरोना में सीख पाए हैं। अगर आप भी कोरोना से सबक लिए हैं, आपके परिवार सबक लिए हैं, तो कोशिश करिए और मेहनत करिए कि अपने बल पर खड़ा हों। ठीक है, जय हिंद, जय बिहार।